हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉग्यान चैनल पर। आज पुलिस एक्ट की सेकेंड क्लास में हम लोग सेक्शन 3 से डिस्कस करेंगे। पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज सेक्शन 3 में पुलिस एक्ट का वेयर एक्ट खोलते हैं सबसे पहले और ये देखते हैं कि वेयर एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सेक्शन 3 कहती है राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होगा। तो सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन बनना चाहिए कि राज्य सरकार में किसका अधीक्षण नियुक्त होगा। तो आप कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? पुलिस एक्ट। आंसर है पुलिस का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा। पहली चीज ये है कि अगर आपने जो पहला चैप्टर देखा है और आपने अगर डेफिनेशन ढंग से पढ़ ली है तो आपको आगे का वेयर एक्ट समझने में आसानी होगी। चलिए इसको सेक्शन 3 को पढ़ लेते हैं। साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र। साधारण पुलिस जिला क्या होता है आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा। कोई भी ऐसा स्थान जहां पर पुलिस एक्ट लागू है। एक सिंपल सी बात, कोई राज्य का कोई भाग, कोई प्रेसिडेंसी या उसका भाग जहां पुलिस एक्ट लागू है वो साधारण पुलिस जिला कहलाता है। ठीक है, तो साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण उस राज्य सरकार में जिसके अधीन ऐसा जिला हो निहित होगा और उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवा कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिष्ठित या नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं किया जाएगा। तो ये तो हो गई वेयर एक्ट की भाषा जो हमेशा आपको टफ लगती होगी। अब आइए हम सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं कि इसमें है क्या। ये सेक्शन कहता है कि राज्य सरकार के अधीन अधीक्षण होगा किसका? पुलिस का। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि पुलिस का अधीक्षण किसके अधीन होता है? तो आपका आंसर होगा राज्य सरकार के अधीन होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि साधारण पुलिस जिले में जो पुलिस है उसका अधीक्षण और कौन नहीं कर सकता है। हालांकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछने की अपेक्षा को आपसे इस तरीके से पूछेंगे कि क्या न्यायालय पुलिस कर्मचारियों का अधीक्षण कर सकता है? तो न्यायालय पुलिस कर्मचारियों का अधीक्षण नहीं कर सकता है। ठीक है, या फिर ये कथन सही है, ये कथन गलत है। पहला कथन दे दिया कि न्यायालय पुलिस अधिकारियों का अधीक्षण कर सकता है और दूसरा कथन दे दिया कि राज्य सरकार के अधीक्षण के अधीन पुलिस अधिकारी होते हैं और फिर नीचे दे दिया कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 गलत। इस तरीके का क्वेश्चन इस सेक्शन से बन सकता है। तो आप ये अच्छे तरीके से जान लीजिए कि जो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, देखिए केवल ये नहीं लिखा है कि राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होगा, बल्कि ये भी लिखा है कि कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा पुलिस कर्मचारी को अधिष्ठित या नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं किया जाएगा। समझ गए? मतलब कोई न्यायालय, अधिकारी या व्यक्ति जो है वो पुलिस को नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं किया जाएगा, उसको राज्य सरकार भी सशक्त नहीं कर सकती है। सेक्शन 3 ये कहता है। सेक्शन 3 से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 4 पर। देखिए पढ़ने के लिए तो अभी आपको इसको बहुत विस्तार से पढ़ सकते हैं, इसमें 1-2 मैं केस भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो मेंस के टाइम पढ़ाऊंगा। प्री में जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ते चलिए। ठीक है, प्रशासन सेकंड जो सेक्शन 4 कहता है वो पुलिस महानिरीक्षक आदि के बारे में कहता है। ठीक है, तो पुलिस महानिरीक्षक आदि के बारे में क्या कहा गया है कि साधारण पुलिस जिला। देखिए सेक्शन 4 में प्रशासन हमने इसलिए यहाँ पर लिख रखा है क्योंकि इसमें जो बताया गया है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। बेयर एक्ट की भाषा पढ़नी है तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि पुलिस महानिरीक्षक, ये सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो साधारण पुलिस जिला में सर्वत्र पुलिस प्रशासन किस में निहित होगा? एक तो स्टेट गवर्नमेंट में निहित हो गया था। अब स्टेट गवर्नमेंट जो साधारण पुलिस जिले का पुलिस प्रशासन होगा उसको पुलिस महानिरीक्षक में निहित करती है। ठीक है, या तो पुलिस महानिरीक्षक में निहित करेगी या उप महानिरीक्षक में या महानिरीक्षक में। ठीक है, और एक सहायक महानिरीक्षक में। ठीक, अब इसमें ऐसा क्षेत्र जिसमें जिले की स्थानीय अधिकारिता और डीएम के साधारण नियंत्रण व निर्देशन में जिला अधीक्षक, सहायक जिला अधीक्षक, अपर जिला अधीक्षक और संयुक्त जिला अधीक्षक में अधीन होगा। अब यहाँ पर बेयर एक्ट में आके देख लेते हैं कि साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन। अब साधारण पुलिस जिले में पुलिस का प्रशासन बताया गया है एक अधिकारी में जो महानिरीक्षक कहलाएगा। ठीक है, साधारण पुलिस जिले में पुलिस का जो प्रशासन होगा वो किस में निहित होगा? एक अधिकारी में निहित होगा जो महानिरीक्षक कहलाएगा। ऐसा महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक में जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे उनमें निहित करेगी। ऐसे महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक में राज्य सरकार जिसमें निहित करना चाहे उसमें निहित करेगी।
अब ये एक सेक्शन था कि राज्य सरकार में नहीं तो गए, सेक्शन 3 कहता है अब राज्य सरकार साधारण, देखिए राज्य एक स्टेट बहुत बड़ी एंटिटी होती है, उसका काम केवल पुलिस के काम करना नहीं होता है, कानून व्यवस्था उसके बहुत से कामों में से एक काम है। तो वो पूरा प्रशासन नहीं संभाल सकते, वो पूरा जो पुलिस प्रशासन है उस पर सीधा नियंत्रण तो रखती है, लेकिन उसके बाद एक अधिकारी बिठाला गया है जिसके तहत पूरी पुलिस आएगी स्टेट की। तो वो अधिकारी कौन होगा? पुलिस महानिरीक्षक होगा। ठीक है, तो जो पुलिस महानिरीक्षक होगा उसी को यूपी में पुलिस महानिदेशक कहते हैं, जिसको कहते हैं डीजीपी। डीजीपी किसे कहते हैं? जो स्टेट पर पुलिस का हेड है। और 1984 के संशोधन द्वारा ये पुलिस महानिदेशक का पद जोड़ा गया। जहां जहां बेयर एक्ट में पुलिस महानिरीक्षक का जिक्र आएगा वहां वहां पुलिस महानिदेशक, आप यूपी के लिए रेफरेंस कर लीजिए कि वहां वहां पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिदेशक ऐसे करके जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो 1984 के संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि पुलिस महानिदेशक किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 1984 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि साधारण पुलिस जिले का पुलिस प्रशासन जो होता है वो राज्य सरकार किस में नियुक्त करती है? तो राज्य सरकार पुलिस महानिरीक्षक में नियुक्त करती है, उप महानिरीक्षक में नियुक्त कर सकती है और सहायक महानिरीक्षक में नियुक्त कर सकती है, जिसे पुलिस महानिदेशक, उप महानिदेशक, सहायक महानिदेशक, उसी तरीके से यहाँ पर आप जान लीजिएगा। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जिसमें जिला है तो जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता, जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता वाले क्षेत्र में जिला अधीक्षक, सहायक जिला अधीक्षक, अपर जिला अधीक्षक, संयुक्त जिला अधीक्षक, इतने पद जो हैं इसमें से अपर जिला अधीक्षक और संयुक्त जिला अधीक्षक 1984 के संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। अब इस सेक्शन में क्या, ये जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जिला है, जिले के स्थानीय अधिकारिता में जो जिला अधीक्षक, सहायक जिला अधीक्षक, अपर जिला अधीक्षक और संयुक्त जिला अधीक्षक में जो पुलिस का प्रशासन निहित होगा वो डीएम के साधारण नियंत्रण व निर्देशन में होगा। किसके साधारण नियंत्रण व निर्देशन में? डीएम के साधारण नियंत्रण व निर्देशन में। देखिए यूपी की बात करें तो यूपी में दो तरीके की स्थान है, एक है कमिश्नरी और एक है साधारण स्थान। जो साधारण जिले हैं उसमें जो जिला अधीक्षक, सहायक जिला अधीक्षक, अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक में पुलिस का प्रशासन निहित होता है वो जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में और जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण व निर्देशन में होता है। ठीक है, मतलब जो एसपी की पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं डीएम के नियंत्रण और निर्देशन में है। ठीक है, तो इसलिए आप ये अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये पूछा जा सकता है कि जो जिला होता है उसमें पुलिस का जो प्रशासन होता है वो जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण व निर्देशन में है, किस धारा में बताया गया है? तो ये बताया गया है धारा 4 में। ठीक है, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुलिस जिला अधीक्षक किसके अधीन होता है, किसके नियंत्रण व निर्देशन में कार्य करता है? जिला अधीक्षक। तो आप बताएंगे कि डीएम के साधारण नियंत्रण व निर्देशन में कार्य करता है। एसपी और एएसपी एक्ट में दिया हुआ था, उत्तर प्रदेश में संशोधन करके एडिशनल एसपी और जॉइंट एसपी भी जोड़ दिया गया। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बहुत से स्टेट ने इस तरीके के संशोधन किए हैं, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश के संशोधन से मतलब है। ठीक है, यहाँ हम आपको जो सेक्शन पढ़ाएंगे ना वो एकदम जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से पढ़ाएंगे। आप चाहें कि हम पूरा बेयर एक्ट की तरह आपको पढ़ाते हुए चले जाएं, वो ना तो हम पढ़ाने का मेरा तरीका है और ना ही वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसीलिए मैं हर सेक्शन पर रुक के आपके लिए क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए, लाइक का बटन दबाइए वीडियो में और कमेंट कीजिए कि आपको ये पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 5 और सेक्शन 12 की बात कर लेते हैं और बचे हुए बीच के सेक्शन, तो बीच के सेक्शन भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये पूरा एक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया वो इस तरीके से पढ़ाया है कि जो कनेक्टेड सेक्शन है वो आप लोग साथ साथ पढ़ते चलिए। ठीक है, अब यहाँ पर पावर्स की बात हो रही है। किसकी पावर्स? पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक की शक्तियाँ, चाहे वह पुलिस महानिदेशक हो या उसके स्थान पर पुलिस निदेशक या महानिरीक्षक। उत्तर प्रदेश में महानिदेशक होते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक को किसकी शक्तियां? मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां हैं और ऐसी शक्तियों का प्रयोग राज्य द्वारा अधिरोपित मर्यादाओं के अधीन करेगा। मतलब दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि महानिदेशक को निम्न में से किसकी शक्तियां दी गई हैं, तो आपसे पूछेगा मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे, तो आप उसमें याद रखिए केवल मजिस्ट्रेट।
मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हैं। किसकी शक्तियां दी गई हैं? मजिस्ट्रेट की जो भी पावर्स होती हैं वो किसमें निहित की गई है? महानिदेशक और महानिरीक्षक में। हालांकि मजिस्ट्रेट से बहुत बड़ा पद है अगर देखा जाए तो। अब बड़ा और छोटा के बहस में नहीं पड़ना है, लेकिन उसको मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं। ठीक है। ऐसी शक्तियों का प्रयोग किन शर्तों के अधीन करेगा? जो राज्य द्वारा कंडीशंस लगाई जाएंगी, लिमिटेशंस लगाई जाएंगी, उसके अधीन करेगा। ठीक है। अब सेक्शन 12 क्या कहता है कि पुलिस महानिदेशक व महानिरीक्षक के पास पुलिस विभाग के संचालन के लिए धारा 12 के अधीन नियम बनाने की शक्ति होगी। इसीलिए मैंने सेक्शन 5 के साथ सेक्शन 12 रखा कि आपको दोनों की पावर्स पता चले। देखिए यहाँ पर पावर्स दे दी किसकी? मजिस्ट्रेट की। और यहाँ पर कौन सी पावर्स हैं? यहाँ पर वो पावर्स हैं जो और किसी के पास नहीं है। किसी के भी पास पुलिस विभाग के संचालन के लिए नियम बनाने की पावर नहीं है। ये पावर केवल स्टेट में है। स्टेट ने उसको किसमें निहित किया है? पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक में। और पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक के पास पावर है कि पुलिस विभाग के संचालन के लिए नियम बनाए। 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि पुलिस विभाग के संचालन के लिए नियम कौन बना सकता है? तो पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक। दूसरा क्वेश्चन बनेगा किस धारा में पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक को नियम बनाने की शक्ति दी गई है? तो वो धारा 12 में दी गई है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि किन बातों के संबंध में, ऐसा थोड़ा नहीं कि अनलिमिटेड पावर दे दी गई है, तो किन बातों के संबंध में नियम बनाएंगे? पुलिस बल के संगठन और वर्गीकरण के बारे में। ठीक है। वर्गीकरण कर सकते हैं पुलिस बल का कि ये डिवीजन जो है ये ट्रैफिक मामले में जाएगी, ये डिवीजन जो है ये इस क्षेत्र में कार्य करेगी, ये डिवीजन है ये इस तरीके के मामले देखेगी। तो वर्गीकरण करने का जो है पुलिस बल के संगठन और वर्गीकरण करने के बारे में जो नियम बनाने की पावर है वो पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक में है। ठीक है। पुलिस बल की तैनाती के संबंध में आप जानते हैं तैनाती की पावर तो देंगे ही ना। डीजीपी को अगर तैनाती की पावर नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? पुलिस बल के द्वारा की गई विशिष्ट सेवाओं के बारे में, कहीं विशिष्ट सेवा की आवश्यकता है तो उसके बारे में क्या नियम होने चाहिए, क्या विनियम होने चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, वो पावर दी गई है। पुलिस बल के हथियारों और साज सज्जा के बारे में भी पावर किसको दी गई है? पुलिस महानिदेशक व महानिरीक्षक को। ठीक है। अगर कोई कर्तव्य के दुरुपयोग करता है या उपेक्षा करता है तो उसको कैसे रोका जाए या उसको रोकते समय क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसके बारे में पावर भी डीजीपी को है। और कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में, नियम बनाने के संबंध में पावर भी डीजीपी को है। तो इतनी पावर्स दी गई हैं। इन पावर्स को आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, वैसे तो तैयार हो जाएंगी। इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है? इनसे क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सी शक्ति दी गई है या निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं दी गई है। ज़्यादा चांस ये है कि आपसे ये पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं दी गई है, क्योंकि उसमें 3 ये दे देंगे और उसके बाद एक एक्स्ट्रा कोई पॉइंट उठा के रख देंगे, तो आपको वो पहचानना होगा कि कौन सी शक्ति नहीं है। एक बार आप इस तरीके से प्रैक्टिकल वे में सोचेंगे ना कि संगठन करने की, वर्गीकरण की शक्ति दी गई है, तैनाती के संबंध में दी गई, तो आप वहां पे आराम से इसको समझ लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 5 और सेक्शन 12। इसमें पावर्स की बात हम लोगों ने कर ली। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक बार हम आपको रैंक बता देते हैं कि यूपी में किस तरीके से रैंक होती है। हालांकि इससे क्वेश्चन 1-2 बार बना है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कहीं कहीं एसएसपी भी है। ठीक है। अपर पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं इसको। ठीक है। एडिशनल एसपी, एएसपी जिनको कहते हैं, जॉइंट एसपी, डीवाईएसपी। ठीक है। सीओ, ये अंडर चलते जा रहे हैं नीचे की रैंक पे, एसओ, एसआई। ठीक है। एएसआई, हेड कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल। ठीक है। तो ये रैंक है। हालांकि रैंक हमने नेट से निकाल के लिखी हुई है, सही होंगी। अगर कोई इसमें जानता है कि कोई संशोधन है तो बताइएगा, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही है। और इनको रैंक को एक बार देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि बाई चांस कभी दिमाग घूमा और पुलिस एक्ट आपके सिलेबस में एक बार पूछ लिया कि रैंक, ये निम्न में से रैंकों को व्यवस्थित कीजिए, तो आप व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अधीनस्थ कर्मचारी कौन से होते हैं बताइए? अधीनस्थ कर्मचारी कौन से होते हैं? हमने पिछली बार आपको परिभाषा पढ़ाई थी, उसमें पढ़ाई थी ना पुलिस अधिकारियों में अधीनस्थ अधिकारी कौन से होते हैं, अधीनस्थ कर्मचारी कौन से होते हैं। तो वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें से कौन कौन अधीनस्थ है।
पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। अब आ जाइए धारा 8 और धारा 8A में प्रमाण पत्र दिया जाना। ठीक है, तो धारा 2 हम लोगों ने पढ़ी थी। तो जो धारा 2 में भर्ती पुलिस बल होगा, जो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे, उनको प्रमाण पत्र किस धारा में दिया जाएगा? धारा 8 में। सिंपल सा क्वेश्चन है कि धारा 2 में भर्ती किए गए, या डायरेक्ट पूछ देंगे कि पुलिस बल जो भर्ती किए जाते हैं उनको प्रमाण पत्र, भर्ती का प्रमाण पत्र किस धारा में दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए धारा 8 में दिया जाता है। धारा 2 काम है जो भर्ती होती है नागरिक उड्डयन कार्मिकों की, उनको प्रमाण पत्र किस धारा में दिया जाता है? उनको धारा 8A में प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये प्रमाण पत्र कब दिया जाता है? भर्ती करते समय दिया जाता है। ऐसे सभी पुलिस अधिकारी जो धारा 4 में वर्णित हैं उन्हें धारा 8 में प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। मतलब धारा 4 में हमने जिन कर्मचारियों की बात जिन अधिकारियों की बात की है उनको प्रमाण पत्र धारा 8 में नहीं दिया जाएगा। उससे नीचे की रैंक के जो कर्मचारी होंगे केवल उनको ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा। डीजीपी आईजी रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो प्रमाण पत्र दिए जाएंगे उन पर पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक की मुद्रा होगी। मुद्रा मतलब सील, स्टाम्प। अन्य पुलिस अधिकारी की मुद्रा जिसे मुद्रांकित करने के लिए प्राधिकृत है। प्रमाण पत्र ऐसे प्रारूप में होगा जो पुलिस अधिनियम में विहित किया जाए। प्रमाण पत्र कैसे प्रारूप में होगा? प्रमाण पत्र ऐसे प्रारूप में हो जाए जो पुलिस अधिनियम में बताया जाएगा। ठीक है, तो प्रमाण पत्र में रहेगा क्या क्या? एक सील लगी होगी, वो सील किसकी होगी? पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक की होगी, है ना। और मुद्रांकित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति जो स्टेट गवर्नमेंट जिसको ऑथराइज्ड करेगी उसके सिग्नेचर होंगे, वो भी सामान्यतः पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रमाण पत्र होगा। प्रमाण पत्र किस फॉर्मेट में होगा? जो पुलिस एक्ट में दिया जाए, और उस पर किसकी सील होगी, किसके साइन होंगे, ये आपने देख लिया। प्रमाण पत्र अधिकारियों में कर्तव्य शक्ति व विशेषाधिकारों को निहित करेगा। मतलब जिस पद के लिए प्रमाण पत्र दिया गया, मान लीजिए हेड कांस्टेबल बनाया गया या मान लीजिए सब इंस्पेक्टर बनाया गया, तो जो सब इंस्पेक्टर के पावर्स होंगी, जो सब इंस्पेक्टर के कर्तव्य होंगे, जो सब इंस्पेक्टर के विशेषाधिकार होंगे, वो सब निहित हो जाएंगे उस व्यक्ति में जो उस प्रमाण पत्र को धारित करेगा। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी धारा 8 में बताई गई हैं कि जो प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा वो कब कब सरेंडर किया जाएगा। ठीक है, कब कब उस प्रमाण पत्र का सरेंडर करना पड़ेगा। तो वो प्रमाण पत्र अगर पुलिस कर्मचारी जो है वो बर्खास्त होता है तो उसको वो प्रमाण पत्र सरेंडर करना पड़ेगा। अगर रिटायर होता है तो प्रमाण पत्र सरेंडर करना पड़ेगा, और अगर इस्तीफा देता है तो प्रमाण पत्र सरेंडर करना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि आप इतना पढ़े हुए हैं लॉ, तो इन तीनों शब्दों का मतलब समझते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। बर्खास्त मतलब जिसकी सेवा समाप्त की गई हो किसी अनियमितता के पाए जाने पर, या किसी भी कारण से जिसकी सेवा समाप्त की जा रही, वो बर्खास्त है। जो सेवानिवृत्ति, जिसका सेवा काल पूरा हो गया और उम्र के अनुसार वो निवृत्ति हो रहा है, तो वो सेवानिवृत्ति है। और इस्तीफा मतलब कोई अपनी इच्छा से अगर किसी समय सेवा से बाहर जाना चाहता है तो नियम के मुताबिक, नियम जिन व्यक्तियों को इस्तीफा देने का, उनको इस्तीफा देकर अपना इस्तीफा स्वीकार कर वो सेवा से बाहर जा सकता है। तो तीनों अलग अलग तरीके हैं। ये फोर्सफुल तरीका है, ये नेचुरल तरीका मान लीजिए, और ये बीच में आकस्मिक रूप से कोई चला जा रहा है इस्तीफा देके। तो तीनों स्थिति में जो सर्टिफिकेट है वो सरेंडर करना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्न में से किस स्थिति में प्रमाण पत्र को सरेंडर करना पड़ेगा। 3 ऑप्शन ये देंगे और चौथा ऑप्शन दे देंगे अगर सस्पेंशन है। सस्पेंशन अगर होगा, मान लीजिए सस्पेंशन है, तो ऐसी स्थिति में प्रमाण पत्र को सरेंडर नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा? क्योंकि धारा 8 में केवल 3 ही कंडीशन बताई गई है। या ये भी पूछ सकते हैं कितनी परिस्थितियों में प्रमाण पत्र को समर्पित करना पड़ सकता है, 2, 3, 4, 5। तो आप आंसर देंगे 3 परिस्थितियों में, क्योंकि 3 ही कंडीशन धारा 8 में बताई गई हैं। अच्छा, सस्पेंशन होगा तो क्या होगा? तो सस्पेंशन में प्रमाण पत्र, जो ये पुलिस अधिकारी की शक्तियां, कर्तव्य और विशेषाधिकार दिए गए थे ना, इसमें से जो शक्ति होती है और विशेषाधिकार होते हैं, ये दोनों सस्पेंड हो जाते हैं कुछ समय के लिए। जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक के लिए सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, और कर्तव्य जो है वो कर्तव्य में से कुछ कर्तव्य सस्पेंड हो जाते हैं, कुछ कर्तव्य पूरे करने पड़ते हैं। अभी आगे हम लोग इस बारे में भी पढ़ेंगे कि सस्पेंशन और बर्खास्तगी में क्या क्या अंतर है, कब समर्पण नहीं करना होगा। देखिए, निलंबन के दौरान, निलंबन मतलब सस्पेंशन को हिंदी में निलंबन कहते हैं। पुलिस एक्ट पहली बार पढ़ने वाले व्यक्ति सस्पेंड होने की हिंदी जान लीजिए, निलंबित होना। ठीक है, निलंबन के दौरान प्रमाण पत्र जमा नहीं करना होगा। प्रमाण पत्र केवल इन 3 कंडीशन में जमा करना होगा। देखिए, आपको लग रहा होगा मैं धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है मैं
कोई भी पॉइंट ऐसा ना रह जाए जो छूट जाए और तेजी के चक्कर में पता चले आपका कोई नंबर मिस हो जाए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर कर दूं। लेकिन निलंबन के दौरान प्रमाण पत्र द्वारा प्रदत्त कर्तव्य शक्ति व विशेषाधिकार निलंबित रहेंगे। ठीक है, निलंबन के दौरान प्रमाण पत्र जमा नहीं करना होगा, बस स्थगित रहेंगे। निलंबित रहेंगे मतलब स्थगित रहेंगे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निलंबन के दौरान प्रमाण पत्र जमा नहीं करना होगा, लेकिन क्या उसके अधिकार प्रभावी रहेंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं, निलंबित रहेंगे या स्थगित रहेंगे। दोनों ही शब्दों का प्रयोग आप यहां पर कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, निलंबन के बावजूद अधिकारी दायित्वों व अधिकारियों के अनुशासन में रहेगा। ठीक है, मतलब आप सस्पेंड हो गए हैं, अगर आप पुलिस बल हैं और अगर आप सस्पेंड हो गए तो भी आपकी जो दायित्व हैं और जो आपका अनुशासन है, डिसिप्लिन जो निर्धारित किया गया है, उसके अंडर आपको रहना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम उस जो अनुशासन है उसमें नहीं रहेंगे। अब इसको हम रिलेट करते हैं आपके एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन से। आप अखबार में पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया, या फिर ऐसे ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी को निलंबित करके लाइन हाजिर कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे में लाइन हाजिर मतलब जो पुलिस लाइन होती है उसमें आकर ड्यूटी करनी होती है या उसमें आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है, जबकि आप निलंबित चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अच्छा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि लाइन हाजिर ना किया जाए, केवल निलंबित किया जाए, तो ऐसी स्थिति में नहीं आ। लेकिन अगर लाइन हाजिर किया गया तो आपको लाइन हाजिर होना पड़ेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि अनुशासन और दायित्व तो आप पर बने रहेंगे। ठीक है, बस आपकी जो शक्तियां हैं, विशेषाधिकार हैं, वो सब निलंबित हुए हैं। तो ये हो गया सस्पेंशन से संबंधित मामला। धारा 8 से संबंधित मामला। धारा 8 इंपॉर्टेंट है। धारा 8 में कई पॉइंट्स दिए गए हैं। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। धारा 7, धारा 28 और धारा 29 ये दंड से संबंधित धाराएं हैं। अगर पुलिस अधिकारी या कोई कर्मचारी अपने कर्तव्यों की अवहेलना करता है तो उसको दंड देने के संबंध में कौन सी धाराएं हैं? तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, निम्न में से कौन सी धाराएं दंड देने के संबंध में है या निम्न में से कौन सी धारा दंड देने के संबंध में नहीं है? ठीक है, तो उसमें एक धारा लिख दी धारा 2 और बाकी लिख दी 7, 28 और 29। तो अगर नहीं है पूछा है तो 2 पर टिक करना, और जो दंड के संबंध में धारा 7, 28, 29 है। ठीक है, तो अब आ जाइए धारा 7 में देखते हैं क्या है। धारा 7 बताती है, पुलिस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद के 311 के अधीन रहते हुए पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षकगण, पुलिस महानिरीक्षकगण सहायक और पुलिस जिला अधीक्षकगण अधीनस्थ पंक्ति के कर्मियों या अधिकारियों को, अधीनस्थ पंक्ति के कर्मचारी कौन से? जो धारा 1 में बताया गया है, परिभाषा हमने आपको पढ़ाई थी, उनको पदच्युत या बर्खास्त मतलब अब उनकी सेवा समाप्ति, उनको निकाल सकते हैं। साधारण भाषा में क्या, तो उनको नौकरी से निकालना। ठीक है, जिसको जो अधिकारी लोग होते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। तो या तो नौकरी खा सकते हैं, पदच्युत या बर्खास्त कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं और पदावनत कर सकते हैं। मतलब आप इंस्पेक्टर बन गए हैं तो आपको कांस्टेबल बना दिया, पदावनत कर दिया, मतलब ऊपर पद से नीचे भेज दिया गया। कैसे? विभागीय कार्रवाई के दौरान। और ये होता कब कब है? जब कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता दिखाएंगे, उपेक्षावान होंगे और पद के अयोग्य हो जाएंगे, तो ये सब किया जा सकता है। ठीक है, और भी दंड दिए जा सकते हैं, अभी आगे देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। कौन कौन कर सकता है? सबसे पहले कौन कौन कर सकता है? पुलिस महानिरीक्षक या महानिदेशक जो सबसे ऊपर है, उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षकगण और पुलिस जिला अधीक्षकगण। ठीक है, तो ये सब लोग क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट कर सकते हैं, बर्खास्त टर्मिनेट, या सस्पेंड निलंबित, और पदावनत डिमोशन। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि किसके द्वारा किया जा सकता है, तो उसमें आपको ये याद कर लेने हैं। इसके अलावा अगर कोई लिखा हुआ है तो वो आपको टिक कर देना है कि इनके द्वारा नहीं किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है? अधीनस्थ पंक्ति के कर्मचारी या अधिकारी, मतलब जो धारा 1 में अधीनस्थ पंक्ति के कर्मचारी या अधिकारी दिए केवल उनको कर सकते हैं। उनसे ऊपर के अधिकारियों के लिए क्या व्यवस्था है? तो वो अलग व्यवस्था है, अलग एक्ट में उसकी व्यवस्था है। ठीक है, क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है? ये 3 कार्रवाई की जा सकती हैं। और कब की जा सकती है? जब कर्तव्यों के निभाने में शिथिल हो, उपेक्षावान हो और पद के अयोग्य हो। मेरी कोशिश रहती है कि आपके लिए जो बेयर एक्ट की परिभाषा है या जो बेयर एक्ट की भाषा है उसको सिंपल से सिंपल भाषा में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, ये देखिए सेक्शन 7 है, आप पढ़ लीजिएगा बेयर एक्ट में, आपको पता चल जाएगा कितना टफ लगता है पढ़ने में। ठीक है, और ये कौन कौन सा दंड दे सकते हैं?
मतलब ये 3 प्रकार के दंड थे। और कौन कौन सा? 1 माह से अधिक की धनराशि, जो वेतन की धनराशि होगी उसका जुर्माना कर सकते हैं। 1 माह के वेतन में से अनधिक किसी राशि का जुर्माना कर सकते हैं। 1 माह से अनधिक है ये, ठीक है। 1 माह से अनधिक धनराशि का जो वेतन है, वेतन का जुर्माना कर सकते हैं। या दंड के रूप में ड्रिल, अतिरिक्त पहरा या अतिश्रम या अन्य कार्य करवा सकते हैं। 15 दिन से अनधिक कालावधि के लिए क्वार्टर पर रोक दे सकते हैं कि आप क्वार्टर में रहेंगे 15 दिन से अनधिक, मतलब 15 दिन से कम के समय के लिए, ठीक है। सदाचरण वेतन से वंचित कर सकते हैं, सदाचरण वेतन से वंचित कर सकते हैं, मतलब जो सदाचरण वेतन मिलना होगा उसको रोक सकते हैं। विशिष्ट या विदेश उपलब्धि के पद से हटा सकते हैं कि अगर मान लो कोई विशिष्ट या विशेष उपलब्धि पहले का कोई जो पद मिला हुआ है जिसके कारण, किसी विशेष उपलब्धि के कारण उसको हटा सकते हैं। या फिर वार्षिक वेतन वृद्धि जो होती है, एनुअल इंक्रीजमेंट होता है, तो उसको भी रोक सकते हैं। तो इतनी चीज़ें कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आपने ये कोई काम किया हुआ है, शिथिलता, उपेक्षापन या पद के अयोग्य है, ठीक है। और इसके अलावा ये कार्रवाई तो कर ही सकते हैं, ठीक। अब जो कार्रवाई की जाएगी उसमें कुछ नियम होंगे, कानून होंगे। ऐसा थोड़ी कि शिकायत आई और कार्रवाई हो गई, तो उसमें अनुच्छेद 311 के अधीन किया जाएगा। और ये अनुच्छेद 311 आप समझ रहे होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 311 में पद को हटाने के संबंध में जो नियम कानून दिए गए हैं उनका पालन होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए, ठीक है। और जो पदच्युत है, मतलब जो पद से हटाने का काम है, वो नियुक्त करने वाला जो प्राधिकारी है उसके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा हटाया नहीं जा सकता। मान लो किसी को नियुक्त करने की पावर डीजीपी को है, डीजीपी ने किसी को नियुक्त किया है, नियुक्त करता कौन है? डीजीपी। और अगर एसपी चाहता है कि हम इसको हटा दें, तो एसपी उसको हटा नहीं सकता, एसपी उसको सस्पेंड कर सकता है। ये बात इस पॉइंट में कही गई है, ठीक है। और जो कोई भी कार्रवाई जो की जाएगी वो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन की जाएगी, इस अधिनियम के प्रावधानों से बाहर जाकर नहीं की जाएगी। धारा 28 क्या कहती है? आपने इस सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं प्री के, आप पूरा अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। और मैंने कोशिश की है कि आपको पूरी तरीके से कवर करा दूं। अब धारा 28 की बात कर लेते हैं कि पुलिस अधिकारी के ना रहने पर कर्तव्य। इस अधिनियम के तहत भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी नहीं रह गया है, उसका कर्तव्य है कि निम्न चीज़ें जमा करे। मतलब कोई व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी नहीं रह गया, किस किस कंडीशन में नहीं रह गया है? वो सेवानिवृत्त हो गया है, बर्खास्त हो गया है, या उसने इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में क्या करे? अपना प्रमाण पत्र जमा करेगा। प्रमाण पत्र की बात हम सेक्शन 8 में भी कर चुके हैं, ठीक है। अपने वस्त्र जमा करेगा जो विभाग की तरफ से उसे प्रदान किए गए। साज सज्जा का सामान, जो स्टार दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि आप उन स्टारों को रख सकते हैं, या जो बेल्ट लगी होती है यूपी पुलिस, ये सब वापस करना होगा। और कर्तव्य के लिए कोई भी वस्तु प्रदत्त की गई हो, जैसे अगर रिवॉल्वर पर प्रदत्त की गई तो वो वापस करनी होगी, अगर डंडा प्रदत्त किया गया तो वापस करनी होगी, राइफल प्रदत्त की गई तो वो वापस करनी होगी। तो अपना प्रमाण पत्र, वस्त्र, साज सज्जा या कर्तव्य के लिए प्रदत्त सभी वस्तुएं वापस करनी होंगी। लेकिन दंड के तहत ये सेक्शन क्यों आ गया? लेकिन है, क्योंकि लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है, मान लो लालच आ जाता है और ऐसा नहीं करता है, तो क्या होगा? तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध की जाएगी और निम्न दंड दिया जा सकता है। क्या क्या? 200 रुपये से अनधिक की शास्ति, जो कि बहुत कम है, बढ़नी चाहिए ये, ठीक है। लेकिन 1861 का एक्ट है, तो कैसे बढ़ जाएगी? 200 रुपये से अनधिक की शास्ति, मतलब 200 रुपये से अनधिक का जुर्माना, या 6 माह से अनधिक कारावास श्रम सहित या श्रम रहित, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इस सेक्शन में पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि क्या क्या जमा करना होगा, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या कर लीजिएगा, तो समझने की बात समझ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या दंड दिया जा सकता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है धारा 28 किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे कि धारा 28 जो है वो पुलिस अधिकारी ना रहने पर क्या कर्तव्य होगा उससे संबंधित है, ठीक है। और क्या धारा 28 में जो कर्तव्य दिए गए उनका पालन करने पर या पालन ना करने पर क्या दंड दिया जाएगा, तो वो दंड ये है, 200 रुपये से अनधिक की शास्ति होगी, 6 माह से अनधिक का कारावास होगा, सश्रम या श्रम रहित होगा, या दोनों दंड दिए जाएंगे। ये दंड याद रखिएगा, दंड से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब धारा 29 भी दंड से संबंधित थी, कर्तव्य आदि की उपेक्षा पर शास्ति। ये तो थे कि अगर आप पुलिस अधिकारी नहीं रहे हैं तो क्या कर्तव्य है,
कोई पुलिस अधिकारी है तो पुलिस अधिकारी निम्न में से किसी कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दंडित किया जाएगा। ठीक है, क्या क्या कर्तव्य है? किसी कर्तव्य का अतिक्रमण करता है, कोई कर्तव्य दिया गया है अगर उसका पालन नहीं करता या उसका पालन करते पे जितना कर्तव्य है उससे ज़्यादा कार्य करता है तो उसका अतिक्रमण करता है। मान लीजिए अतिक्रमण में सीधी सीधी बात आती है जो ये लोग 3rd डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किसी कर्तव्य का अतिक्रमण करता है या सक्षम अधिकारी द्वारा बनाए गए नियम विनियम या विधिपूर्ण आदेश को जानबूझ के भंग या उपेक्षा करने का दोषी पाया जाता है या कर्तव्य से बिना अनुमति 2 माह की कालावधि की पूर्व सूचना दिए बिना अनुपस्थित रहता है। अगर 2 माह की कालावधि से पूर्व सूचना दिए बिना अनुपस्थित रहता है, अवकाश के अवसान पर बिना युक्त कारण के उपस्थित नहीं होता है, मतलब छुट्टियां ली थी, छुट्टी के बाद जनाब गायब हो गए, छुट्टी खत्म हो गई, उपस्थिति नहीं हो रहे हैं, जो बिना प्राधिकार के अपने पुलिस कर्तव्य से भिन्न नियोजन में लगा है। ठीक है, मतलब जिसको अथॉरिटी नहीं है और अपना कोई और काम कर रहा है जो काम उसकी अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आता, तो ऐसा कोई काम करता है। जो कायरता का दोषी है, पलटन जा रही थी पुलिस की किसी अपराधी को पकड़ने और भैया जी बीच में ही भाग गए, है ना, तो ऐसे में अगर कायरता का दोषी है, जो अपनी अवरक्षा के लिए किसी व्यक्ति के प्रति अवैध शारीरिक हिंसा करता है, 3rd डिग्री इसमें भी आएगा और पहला पॉइंट जो बताया था उसमें भी आएगा। तो ऐसे में क्या क्या सजा दी जाएगी? 3 मास के वेतन से अनधिक की शास्ति, मतलब 3 माह का जो टोटल वेतन है उतना तक उसको जुर्माना लगाया जा सकता है ना। 3 माह से अनधिक कालावधि के लिए कठोर श्रम या सश्रम श्रम सहित या रहित कारावास या दोनों में से कोई एक दंड दिया जा सकता है। ठीक है, धारा 29 और धारा 7 एक साथ हो सकेंगी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है आपके लिए याद करने का कि धारा 29 भी लागू हो सकेगी और धारा 7 भी लागू हो सकेगी एक साथ। ठीक है, तो ये चीजें हो गई क्योंकि धारा 7 में जो शिथिल उपेक्षापन दिया गया है उसमें ये पॉइंट भी कवर होते हैं जो धारा 29 में दिए गए हैं। ठीक है, तो अब 3 मास के वेतन से अनधिक शास्ति, 3 माह से अनधिक कालावधि का कठोर श्रम और दोनों एक साथ। और ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही है। इस पॉइंट में एक चीज जो बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी वो ये कि कितने मास तक, कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर जो अगर पूर्व सूचना दिए बिना अनुपस्थित रहता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो वो आप बता देंगे कि 2 माह। और किस धारा में की जाएगी? तो धारा 29 में की जाएगी। तो इस तरीके से काफ़ी सेक्शन हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर कर लिए। काफ़ी क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं बहुत अच्छे से। धारा 7, 28 और 29 से एक आध क्वेश्चन तो बनना ही बनना है 15 में से, तो इसको आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बाकी आगे के जो पार्ट है वो आगे कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। कुछ लोग कहते हैं कि वो लिंक काम नहीं करता, हालांकि लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं, PDF डाउनलोड कर रहे हैं। तो अगर लिंक काम नहीं कर रहा है तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, लॉग लिख के सर्च करना और जो चैनल का लोगो है वही लोगो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो वो लोगो पे आपको क्लिक कर लेना है और लगभग 1500-1600 लोग उस पर जुड़े हुए हैं। वहीं पे आप ज्वाइन करके और PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सभी वीडियो की PDF वहाँ पर मिलेगी, चाहे वह GS की वीडियो हो या ये लॉ का वीडियो हो। ठीक है, ये जो पूरा पेड मटेरियल था, इसको पेड पिछले जब एग्जाम हुआ था तो लोगों ने लिया था, उसी पेड मटेरियल को मैं आपको फ्री में उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आपकी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे शाम के GS के वीडियो में और कल के पुलिस एक्ट के वीडियो में। धन्यवाद।